अपनी बोट लेकर कहीं जा रहे हो और अचानक से समुद्र का पानी गायब हो जाए, पूरा का पूरा समुद्र ही सूख जाए और आपकी नजर जहां तक जाए आपको सिर्फ खाली समुंदर और वीरान जमीन दिखाई दे। और ये समुद्र का पानी जो गायब हुआ है आखिर कहाँ गया होगा और क्या फिर से समुद्र में पानी वापस आएगा या नहीं? चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं इस कहानी से। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र में आए होते हैं और यहाँ अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसके बाद बेन की मॉम समुद्र में कूद जाती है नहाने के लिए। इधर बेन और उसके फादर टॉम फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी बेन की मॉम को वहाँ समुद्र में कुछ फील होता है जैसे उसके नीचे कोई बड़ी सी चीज चक्कर लगा रही हो। फिर देखने पर उसे वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है और तभी उसे कोई अंदर खींचने लगता है और शिप में रखे सब कुछ अचानक से अपने आप हिलने लगता है। इधर बेन और टॉम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो लोग फिशिंग करने में बिजी होते हैं। वहीं डूबती हुई जूलिया टॉम को चिल्लाकर आवाज लगा रही होती है लेकिन टॉम उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अब यहाँ पर जूलिया को फील होता है, वो नोटिस करती है कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है और साथ में वो भी। और तभी टॉम जूलिया को देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए पानी में जंप करता है और फाइनली टॉम जूलिया को बचा लेता है। और इसके बाद बेन और कैसी उन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह यहाँ पर जूलियन मरते मरते बचती है। यहाँ पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना कि जब कोई स्विमिंग करने जाएगा तो कोई एक उस पर ध्यान रखेगा। अगर आज तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता? यहाँ पर कैसी को भी काफी गिल्टी होती है। और इसके बाद ये लोग अपनी बोट लेकर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और तभी इस बोट पर कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। अब ये देखकर कैसी परेशान हो जाती है क्योंकि ये लोग समुद्र में होते हैं और इसीलिए वो जाकर अपने मॉम डैड को तूफान के बारे में बताती है। अब यहाँ पर ये सारे लोग अपनी बोट की सेफ्टी को चेक करने लगते हैं और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी शार्क और वेल मछली इसके बोट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और टॉम को यहाँ पता होता है कि वेल ऐसा तभी करती है जब बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। अब आने वाले तूफान का अंदाजा इन्हें हो गया था और तभी इसके बोट में एक जोर का झटका लगता है। इसके बाद टॉम चेक करने के लिए नीचे जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ गया है और ये देखकर उसे आइडिया हो जाता है कि ये जरूर किसी शार्क ने दिया होगा। अब टॉम जब ऊपर आता है तो वो जख्मी होता है, इसीलिए जूलिया उसकी बैंडेज करती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को कहता है कि शार्क के दिए उस डेंट की वजह से हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं और अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो किसी को मदद के लिए बुलाए। लेकिन यहाँ पर फोन्स में सिग्नल भी नहीं होते और इसके बोट के कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल को पिक नहीं कर रहा था। अब इस मुश्किल घड़ी में टॉम अपने खाने पीने के सामान को चेक करता है और इनके पास सिर्फ 4 दिनों तक पीने का पानी बचा होता है और कुछ भी नहीं। और तभी इन लोगों को बाहर से एक बहुत ही बड़ा धमाका सुनाई देता है और जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ा मेट्रोइड जो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। अब उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपना बोट स्टार्ट करने लगता है लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका बोट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और ऐसा ही होता है दोस्तों। उसका शिप का पूरा इंजन बर्बाद हो जाता है और अब दूसरा एस्ट्रॉयड अब इन्हीं लोगों की तरफ आ रहा होता है। अब इन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए ये लोग नीचे वाले कमरे में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और इसके बाद इन लोगों को एक बहुत ही जोरदार का धमाका फिर से सुनाई देता है जिसे सुनकर ये सारे लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ समय के बाद जब इन लोगों को होश आता है तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि इनके बोट में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब इसके बाद सारे परिवार बोट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर वो लोग जो देखते हैं देखकर इनका तो फट जाता है। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि इनके आसपास जमीन पर मछलियाँ पड़ी होती है और इनकी जहाज एक पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में होती है और समुद्र में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरी दुनिया में आ गए हो। ये जगह पूरी तरह से बदल गई होती है। जहाँ पर एक दिन पहले बहुत सारा पानी था वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई है, चारों तरफ सिर्फ जमीन दिख रही होती है। अब यहाँ पर टॉम अपनी कंपास निकालता है, वो चेक करता है और यहाँ उसे एहसास होता है कि जमीन के साथ जरूर कुछ हुआ है। वहाँ पर वो देखता है कि जमीन का पोल चेंज हो गया है, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था जबकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ चला गया था। इसीलिए जहाँ पर लोग रहते थे समुद्र का पानी उल्टा वहाँ चला गया है और अब समुद्र की जगह जमीन बन चुकी थी। और यहाँ पर इन लोगों को ये बात पता चलने पर ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर टॉम इन लोगों से कहता है कि जमीन पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अब मर चुके होंगे
अब ये सुनकर कैसी को काफी टेंशन हो जाता है, वो रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड भी मर गया होगा। वहीं जूलिया सारे बर्तन को इकट्ठा करने लगती है और दूसरी तरफ बेन अपने बर्थडे का सारा बैलून हवा में उड़ाने लगता है ताकि अगर कोई आसपास हो तो उसे देख सके। अब यहाँ पर टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर टॉम को किसी की रिस्पांस की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे रेडियो पर रिस्पांस आता है और ये रिप्लाई एक दूसरे शिप के कप्तान ने दिया था और वो भी समुद्र को शिफ्ट होने की कहानी जानता था क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली ही की तरह सबमरीन में था। यहाँ पर वो कैप्टन टॉम से कहता है कि एक सप्ताह के बाद फिर से पोल सही हो जाएगा और समुद्र का पानी फिर से वापस आ जाएगा, यानी कि एक सप्ताह के बाद समुद्र फिर से वापस अपनी जगह पर आएंगी और उस समय समुद्र की लहरें बहुत ही डेंजरस होगी। और इसीलिए कैप्टन कहता है कि तुम लोग कोई ऊंची सी जगह ढूंढो और वहाँ चले जाओ क्योंकि तुम लोग जितनी ऊंचाई पर जाओगे तुम्हारे बचने की चांसेस उतना ज्यादा होगा। अब ये सुनकर जूलिया अपने बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर टॉम कैप्टन से कहता है कि तुम्हारे सबमरीन में बचने का चांस ज्यादा है तो प्लीज क्या आप मेरे बच्चे को अपने सबमरीन में रख लोगे। यहाँ पर कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इस सबमरीन के अंदर मेरा पार्टनर मारा जा चुका है और यहाँ सिर्फ 2 लोगों की जगह है। मैं एक आदमी को तो रख सकता हूँ लेकिन फिर भी दूसरा बाहर ही रह जाएगा। टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह सबमरीन के अंदर रख लीजिए और इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं करूंगा। और यहाँ पर वो कैप्टन उसकी ये बातें मान जाता है और इसके बाद टॉम उसके सबमरीन का लोकेशन का पता लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हम लोग 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अब अगली सुबह ये लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं, तभी टॉम देखता है कि एक अजीब सा आदमी अपने कुत्ते के साथ इधर ही आ रहा है। अब टॉम उसे जख्मी देखकर पानी का बोतल लेकर उसके पास जाता है, उसे पानी पिलाता है। अब पानी पीने के बाद वो इंसान टॉम पर अटैक कर देता है और वहीं कुछ दूर खड़ी जूलिया भी ये सब कुछ देख लेती है। यहाँ पर वो आदमी अपने पास पड़े चाकू की मदद से टॉम पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। अब यहाँ पर जूलिया देखकर काफी डर जाती है और वो वापस जाकर अपने बच्चों के साथ कैबिन में अंदर से लॉक्ड हो जाती है और इसके बाद वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज तभी करना जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो। और ये कहकर जूलिया वहाँ से निकल जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। अब यहाँ पर वो किलर जूलिया को ढूंढने लगता है और तभी उसे यहाँ पर खाना मिलता है और उसे वो खाने लगता है। अब यहाँ वो उस खाने को ऐसे खा रहा होता है जैसे वो कई दिनों से भूखा हो। इसके बाद वो जूलियन को ढूंढते हुए वॉशरूम में जाता है लेकिन जूलियन बोट में हुई छेद से बाहर आ गई होती है और तभी जूलियन को उसका डॉग देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जूलिया अपनी चाकू की मदद से उस कुत्ते को जान से मार देती है। और तभी वो किलर अपने डॉग को मरा हुआ देखता है और उसे ये आइडिया हो जाता है कि जूलिया नीचे ही है। अब वो किलर जूलिया को पकड़ने के लिए नीचे उतरने लगता है। वहीं जूलिया किसी तरह फिर से उसी बोट के अंदर आ जाती है और तभी वो किलर अचानक से जूलिया पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर वो किलर जूलिया को मारने लगता है, उसको टॉर्चर करने लगता है। वहीं कैसी ये सब कुछ देख रही होती है और उसे ये आइडिया आता है कि फ्लेयर गन यूज करने का ये सबसे अच्छा मौका है और फाइनली कैसी उस पर वो फ्लेयर गन चला देती है। यहाँ पर आदमी को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता लेकिन गन की वजह से उसके बोट में आग लग जाती है। अब जूलियन इन दोनों बच्चों को लेकर इस यॉट से बाहर निकल जाती है और तभी वो किलर जूलियन के पैरों को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। अब बाहर जाने के बाद कैसी और बैन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। इन्होंने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी जो अचानक से इन लोगों के साथ हो गया। यहाँ पर बैन ही अपने आप को दोषी मानता है। अब यहाँ पर बैन अपने आप को दोषी मानता है। वो सोचता है कि ना ही वो बलून ऊपर उड़ाया होता और ना ही उसके फादर की मौत हुई रहती। और तभी जूलिया उसी किलर को देखती है जो उस जलती हुई बोट से बाहर आ गया होता है और जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब भागते भागते ये सारे लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए एक पहाड़ी के पास रुककर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि शायद वो किलर अब इनका पीछा छोड़ दिया होगा, लेकिन बैन अपने फादर को याद करके अभी भी रो रहा होता है। तो जूलिया उसे कंजोल करती है, उसे सहारा देती है। अब यहाँ पर कैसी बैन को पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बैन उसे पीने से इनकार कर देता है। और तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो किलर अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ है और इसीलिए तीनों लोग उस किलर से बचने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। अब भागते भागते वो लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं और जब पीछे मुड़कर ये लोग देखते हैं तो वो किलर उसके पीछे अभी भी पड़ा होता है। इसीलिए ये लोग बिना रुके लगातार भागते रहते हैं। अब ये लोग भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जहरीला पानी था। हालांकि यहाँ से जाते समय इन लोगों को पानी की वजह से कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी जूलिया उन्हें यहीं से जाने
जाने के लिए कहती है। अब यहाँ से निकलकर इन लोगों का हालत खराब हो जाती है और जूलिया देखती है कि बेन डिहाइड्रेटेड हो गया है। यहाँ पर इन लोगों के पास पीने के लिए कुछ ही बूंदे पानी बची होती है और वो बेन को दे देते हैं, लेकिन इतना कम पानी से कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर बेन की बहन कैसी हिम्मत हार जाती है, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होता कि वो लोग जिंदा बच पाएंगे। यहाँ पर वो अपनी मौत मान चुकी थी और वो इन दोनों से भी ऐसा ही करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ जूलिया उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि हिम्मत मत हारो और मैं जैसी कहती हूँ बिल्कुल वैसी ही करो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर जूलियन के मोटिवेट करने पर ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद इन लोगों को एक प्लेन दिखाई देता है जो काफी सालों पहले क्रैश होकर समुद्र में गिर गया होगा। अब ये सारे लोग उसी प्लेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर जूलिया एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटोज को देखती है। अब यहाँ पर आधी रात गुजर जाती है और जूलिया उस किलर को मारने के लिए एक प्लान बनाती है। वो कैसी को बाहर बैठने के लिए कहती है और तभी यहाँ पर वो किलर आ जाता है और वो कैसी को देख लेता है और जैसे ही वो कैसी के करीब जाता है उस पर जूलिया अटैक कर देती है और जूलिया इस बार काफी गुस्से में होती है। वो उस आदमी पर इतना ज्यादा अटैक करती है और वो उस पर लगातार स्टैप करती रहती है जब तक कि वो मर नहीं गया। और फाइनली ये तीनों लोग आज रात सुकून से सो पाते हैं। अब सुबह उठने के बाद ये लोग उस किलर की बॉडी को देखता है जिसकी बॉडी एकदम से सूख चुकी थी, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि समुद्र भी बहुत खतरनाक जगह है। और इसके बाद ये लोग सबमरीन तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाने पर जूलिया मैप को देखने लगती है, लेकिन बहन को यहाँ काफी ज्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए वो पास ही के तालाब में जाकर पानी पीने लगता है। हालांकि जूलिया ने उसे इस तालाब से पानी पीने के लिए मना किया था क्योंकि ये तालाब एकदम से जहरीला था, लेकिन बहन को इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि वो जूलिया की बातों को इग्नोर करके वो पानी को पीने लगता है। अब पानी पीने की वजह से बहन का तबीयत खराब हो जाता है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं। अब रात को जूलिया को काफी अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है और जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे जाती है देखने के लिए तो वो देखती है कि बहुत सारे केकड़े इन्हीं की तरफ चले आ रहे हैं। अब उन केकड़ों से बचने के लिए ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और तभी इन लोगों को कुछ ही दूर में एक बहुत ही बड़ी शिप नजर आती है और इस शिप में काफी सारे कंटेनर होते हैं और यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग उसी कंटेनर में रहा करते थे। अब केकड़े को देखकर ये सारे लोग अपने अपने कंटेनर में जाकर छिप जाते हैं। वहीं जूलिया कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है। वो उन लोगों को कंटेनर खोलने के लिए कहती है, लेकिन उन्होंने कंटेनर को नहीं खोला और तभी वो देखती है कि केकड़े काफी करीब आ चुके हैं और ये लोग उस केकड़े से बचने के लिए कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। अब जैसे ही जूलिया चढ़ने वाली होती है तभी उसके पैरों में केकड़े काट लेते हैं और वो किसी तरह करके ऊपर चढ़ जाती है। अब यहाँ पर वो अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और तभी हम उन केकड़ों को देखते हैं जो कंटेनर को काट कर अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये सारे लोग अपने अपने हथियार से उन सभी केकड़ों को मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और उनके वो हथियार यहाँ कोई काम नहीं आता। अब अगली सुबह हम जूलिया को देखते हैं जो सोकर उठती है और वो अपने दोनों बच्चों को यहाँ से गायब देखती है। अब वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कंटेनर से नीचे उतरती है। अब यहाँ पर जूलिया काफी डर जाती है, वो रोने लगती है और तभी उसे दूर से कैसी और बेन आते हुए दिखती है जो कि दरअसल खाने और हथियार की तलाश में गए थे। इसके बाद जूलिया उसी कैप्टन से कांटेक्ट करती है जहाँ पर वो कैप्टन जूलिया को बताता है कि मेरे ऊपर भी उन सी क्रिएचर ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से मैं भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया हूँ। वो कहता है कि वो भी उसकी मदद नहीं कर सकता, उसे अपने आप ही डायरेक्शन ढूंढनी होगी यहाँ तक आने के लिए और समुद्र का पानी भी बहुत ही जल्द आने वाला है, इसीलिए तुम नहीं देख रही हो समुद्र का सारा जीव वापस आने लगे हैं। अब यहाँ पर जूलिया को सबमरीन के पास जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसे कोई आइडिया नहीं होता क्योंकि सारी भाग दौड़ में इनका मैप भी कहीं गिर गया होता है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन फ्लेयर गन को हवा में फायरिंग करता है और बैन उसे देख लेता है। इसके बाद ये तीनों लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग पहाड़ के बीचों बीच से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी ऊपर से लैंडस्लाइड होने लगती है, पत्थर गिरने लगता है। अब जूली यहाँ सबसे पीछे होती है और तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा चट्टान गिर जाता है और वो वहीं पर फंस जाती है। अब यहाँ पर कैसी अपनी मॉम को छोड़कर आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जूलिया उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, उसे कसम देने लगती है। वो कहती है कि तुम चाहे जो भी हो जाए तुम अपने भाई को बचाओ और खुद भी बचो। और फाइनली कैसी अपने भाई बेन को लेकर आगे बढ़ने लगती है और जब ये दोनों सबमरीन के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। यहाँ पर ये लोग जोर जोर से कैबिन का दरवाजा खटखटाने लगता है और तभी यहाँ पर कैप्टन आ जाता है जो बुरी तरह से जख्मी होता है। यहाँ पर कैप्टन उससे कहता है कि देखो मेरे बचने के चांसेस 0% है और इस सबमरीन में 3 लोग आराम से बैठ सकते हो। अब ये सुनकर कैसी अपनी माँ की तरफ भागने लगती है। वहीं पर हम जूलिया को देखते हैं जिसकी तरफ केकड़ों का
सैलाब आ रहा होता है। यहाँ पर वो अपने गन से उन केकड़ों पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन कुछ देर में उसके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो केकड़ा जूलिया पर हमला करता, कैसी ऊपर आकर आवाज लगाती है, वो हाथ देती है और अपनी मॉम को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। और फाइनली ये दोनों भी भागते हुए सबमरीन तक पहुँच जाते हैं और ये तीनों बिना वक्त गवाए सबमरीन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। और वहीं बाहर केकड़ों की सैलाब आ गई होती है और तभी इन लोगों को खिड़की से नजर आती है कि समुद्र का पानी बहुत ही तेजी से एकदम खतरनाक लहरों के साथ वापस आ रहा है। उसकी ऊंचाई कई 100 फीट होती है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। वो काफी डरावना सीन होता है और फाइनली एक जोरदार धमाके से इनके सबमरीन से पानी टकरा जाता है और टकराव की वजह से ये तीनों लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और जब इनकी आंखें खुलती है, जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो वो लोग समुद्र में नहीं होते हैं, बल्कि समुद्र का पानी इनके सबमरीन को धकेल कर एक शहर में ले आया होता है। लेकिन ये शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका था और यहाँ ये देखने से हमें पता चलता है कि जमीन से इंसानों का नामो निशान मिट गया है। और यही सीन दिखाते हुए ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी का एक्सप्लेन लाना है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।